ऐसा 4 घंटा भी काम करे तो 1 एकड़ में 50 से 60 हज़ार कैसे कमाते हैं उसके बारे में मैं आपसे बोलूँगा। मैंने 1 साल में मतलब 14 मंथ में 10 लाख का लोन रिपे किया था। फैमिली फार्मर नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन असल में ये क्या चीज़ है, इसलिए ही आज हम आए हैं पुणे के अंदर एक फार्म पे। यहाँ पे एक फार्मर है जो फार्मर 1 एकड़ से पर मंथ 50 से 60 हज़ार रुपए की कमाई कर रहे हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर वो खेती के अंदर कैसे आए और इतना प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं। हम एक और चीज़ इसमें जोड़ दें कि उनकी जो ज़मीन है लोग बाग करोड़ों रुपये में खरीदने को तैयार है, लेकिन वो इस ज़मीन को बेच नहीं रहे हैं। यहाँ पे अपना खेती वो सुचारू रूप से चला रहे हैं। चलिए मिलते हैं ज्ञानेश्वर बोड़के जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं उन्हें आप अपना परिचय दे दीजिए एक बार। ओके, नमस्ते, मेरा नाम ज्ञानेश्वर बोड़के है। मैं मान तालुका मुलसी डिस्ट्रिक्ट पुणे से 1 एकड़ वाला एक छोटा सा किसान हूँ। अच्छा सर, इसमें ये बताइए कि जैसे आप 1 एकड़ के छोटे किसान हैं, हम बहुत सुना आपके बारे में। ये जो खेती आपने स्टार्ट की एग्जैक्टली खेती क्या बचपन से ही करते आ रहे हैं या बीच में कभी शुरुआत हुआ था? शुरू से ही पिताजी के साथ ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे, पूरा राइस लगाते थे। 4-5 एकड़ में हमारा राइस होता था, लेकिन पूरा साल का फैमिली का गुजरान नहीं होता था, इसलिए वो फार्मिंग छोड़ दिया। और 10th के बाद 10 साल तक ऑफिस बॉय का जॉब किया। जॉब में भी सुबह 6 बजे जाना, रात को 11 बजे वापस आना, कोई अपना खुद का करियर या नहीं हो सकता था। वो सब देखकर जॉब छोड़ दिया और फिर एक अच्छा टाइप का और हाईटेक फार्मिंग शुरू किया। सर, इसमें उस टाइम पे भी जैसे जॉब छोड़ के आप इसके अंदर आए, खेती लोग बाग ये कहते हैं खेती में क्यों आ रहा है, खेती में है क्या असल में, क्यों लोग बाग, और आप तो जॉब छोड़ के कर रहे थे, चलिए कुछ तो कमा रहे थे, तो क्या जितना आप कमा रहे थे उससे ज़्यादा आप कमा रहे हैं, संतुष्ट है, वो बताइए। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नौकरी में तो सुबह 6 बजे जाना, उतना ही पेमेंट बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। घर का जो सब सिस्टम था वो सिस्टमेटिक चल रहा था कैसे वैसे, लेकिन एक भी पैसा सेव नहीं होता था। कुछ भी काम करना है तो लोन के लिए और उसके लिए भागना। लेकिन जब से मैं हाईटेक फार्मिंग करना शुरू किया, पहला फ्लोरिकल्चर में काम शुरू किया। फ्लोरिकल्चर के लिए लोन लगता था, ज़मीन गिरवी रखकर लोन करना था। ज़मीन का प्राइस था 3 लाख रुपए और 10 लाख का लोन करना था। उसमें लोन भी नहीं हो रहा था, लेकिन एक अच्छा मैनेजर था और उनको मैंने कन्विंस करने के बाद मुझे कैसा वैसा 6-7 महीना ये डॉक्यूमेंट दे दो, वो डॉक्यूमेंट, उसके बाद लोन हो गया। और लोन के बाद मैंने फ्लोरिकल्चर शुरू किया। सब लोग लगाते थे, ग्रोइंग करते थे। आज भी हमारे कंट्री में सिर्फ ग्रोइंग करते, बेचते नहीं कोई भी, ये मुझे मालूम हो गया। और मैंने सब लोग पूना और मुंबई में फ्लावर का मार्केट करते थे। मैंने दिल्ली में जाकर एक भाई से बात किया कि मैं ऐसा ऐसा कार्नेशन फ्लावर ग्रो कर रहा हूँ, आप खरीदेंगे क्या? वो बोला मुझे अच्छा डिमांड है, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े फंक्शन में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमको साल भर का डिमांड रहता है। अगर आप अच्छा ग्रोइंग करेंगे, क्वालिटी अच्छे होंगे, तो हम पैसा भी अच्छा देंगे। ये समझकर दिल्ली में फ्लावर बेचना शुरू किया। एक फ्लावर को मैं 1 रुपीज़ 86 खर्चा करता था, और मुझे उस साल में मतलब 1999-2000 में डायरेक्ट 6 रुपये 20 पर फ्लावर मिला। अच्छा, पर फ्लावर उस टाइम पे, और उस टाइम पे तो सर 6 रुपया बहुत बड़ी कीमत मेरे ख्याल से होती थी, क्योंकि डिमांड बहुत अच्छा था उसका, और बहुत कम फ्लावर करने वाले लोग बहुत कम थे। रोज़ हस्बैंड वाइफ हम लोग काम करते थे। आज भी हम लोग उनके पास लेबर नहीं, हम लोग हस्बैंड वाइफ जॉब करने से खेती में काम करते हैं, इसलिए जॉब में पेमेंट मिलता था, वो पेमेंट उससे अच्छा पेमेंट हमको इसमें मिल रहा है। फ्लोरिकल्चर का भी हमने शुरू किया, अच्छा पैसा मिलने लगा। फिर मेरा देखकर बहुत सारे यहाँ पे किसान इकट्ठा हो गए, उन्होंने भी प्लांटेशन किया। मुझे लोन के लिए 6 महीना लगा था, बाकी लोगों को 8-8 दिन में बैंक ने लोन दिया, क्योंकि बैंक के पास मेरा पूरा हिस्ट्री था। मैंने 1 साल में मतलब 14 मंथ में 10 लाख का लोन रिपे किया था। अब सर, इसमें एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे एक आपने 10 लाख का लोन 1 साल के अंदर रीपे करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है, जैसे आपने बताया कि आपने दिल्ली में लोगों से जाके कनेक्ट किया और वहाँ पे माल बेचा। बराबर। अब क्या कोई दिल्ली से जाके कनेक्ट नहीं करता और माल अगर अपने यहाँ से उठवाता है, तो क्या वो इतना प्रॉफिट कमा सकता था या नहीं, वो बताइए। नहीं कमा सकते थे, क्योंकि डोमेस्टिक में एक्चुअली डिमांड होती है 25,000 फ्लावर की, और 2 लाख फ्लावर जाते, तो डिमांड और सप्लाई का सिस्टम नहीं होता। बेचना है तो बेचो, इतने दाम में हम लोग खरीदेंगे, नहीं तो फेंक दो, ऐसा सिस्टम था। सर, इसमें मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि बोलना
आसान होता है कि आप 1 एकड़ से 50 से 60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, लेकिन असल में मुझे भी और जो लोग बाग सामने से देख रहे हैं उन्हें आप पे जब ही यकीन होगा जब आप डिटेल में बताएंगे कि असल में कमाई कैसे हो रही है ये 50 से 60 हज़ार रुपये। वो बताइए सर। बराबर। तो जो 1 एकड़ का प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैं बताऊंगा। 1 एकड़ के लिए हमें 10,000 लीटर पानी रोज का लगता है। तो बहुत कम पानी में आज लोग 1 लाख लीटर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 100% यहाँ पे ड्रिप और ऑटोमेशन की वजह से हमको सिर्फ 10,000 लीटर पानी लगता है पूरे साल के लिए एक दिन में। और उसके साथ हमारे पास सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी 1 या 2 घंटा है तो भी चलेगा। दूसरा है हमारे पास एक गाय होनी चाहिए, क्योंकि गाय का रोज़ का दूध का कैश पैसा आएगा तो पूरी ज़िंदगी वो कैश पैसे पे गुजर जाएगी। दूसरा है फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत है। फर्टिलाइज़र बाहर से खरीद कर किसानों के ऊपर इतने कर्जे हो गए कि जो कर्जा माफ़ी में उनके नाम आने लगे, तो उसके लिए गाय की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। दूसरा है हमारे पास एक पावर टिलर भी होना चाहिए, छोटा सा मिनी टिलर। और हस्बैंड वाइफ मॉर्निंग 2 आवर्स और इवनिंग 2 आवर्स ऐसा 4 घंटा भी काम करे तो 1 एकड़ में 50 से 60 हज़ार कैसे कमाते हैं उसके बारे में मैं आपसे बोलूँगा। तो 1 एकड़ बोले तो 40 गुंठे, हमारे यहाँ पे 40,000 स्क्वायर फीट अंदाज से हम लोग बोलेंगे। तो 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट के 4 प्लॉट हम लोगों ने बनाए। फर्स्ट प्लॉट में हम लोगों ने शेड हाउस शुरू किया। शेड हाउस के अंदर हम लोग इंग्लिश वेजिटेबल ग्रोइंग करते हैं, ब्रोकली, आइसबर्ग, लेटूस, चेरी टोमेटो, सेलरी, पार्सली, ऐसे 2 आइटम लगाते हैं। और वो किसी अच्छे होटल के साथ, मॉल के साथ या कोई सप्लायर से उसके साथ टाइप करते हैं। अगर मुझे 20 रुपये खर्चा है पर केजी के लिए तो मिनिमम 60-70 रुपीज़ का रेट तो कोई भी देता है साल भर के लिए उसको, तो बाकी का मेरा प्रॉफिट होता है। तो उसमें इंग्लिश वेजिटेबल लगाते हैं। रोज़ 10 गुंठे से मतलब 1000 स्क्वायर मीटर से हम लोग 6000 पौधे लगा के कैसा भी करके डेली 10 to 15 किलो इंग्लिश वेजिटेबल निकालते हैं रोज का। और वो किसी होटल में सप्लाई 1-2 दिन के बाद दिया तो 30 किलो निकालते हैं। तो 15 किलो इंग्लिश वेजिटेबल मतलब एक्जोटिक वेजिटेबल। और अगर कैसा भी करके उसको 60-70 का रेट मिलता है, 70 भी रेट मिल गया तो भी 1000 रुपीज़ रोज़ का मिलता है। और वो 10 गुंठे के लिए हमें सिर्फ 2000 लीटर रोज़ का पानी लगता है। और हमारा आधा घंटे का या 1 घंटे का हस्बैंड वाइफ का मेहनत काम करते हैं, हम लोग खुद काम करते हैं। बाकी हमारे पास अभी बची 30,000 स्क्वायर फीट की जगह मतलब 30 गुंठे की। उसमें से एक प्लॉट में हम लोग हैंगिंग क्रॉप करते हैं, जैसे तूरी है दोड़का, फिर दूधी है, लौकी, दूसरा है कुकुम्बर है, टोमेटोज है, जिसको बांधने के लिए लगता है हैंगिंग क्रॉप, वो करते हैं। उसमें रोज़ 10 किलो सब्जी निकालते हैं। उसको अगर 30 रुपये का भी रेट मिलता है तो भी उसमें 300 रुपीज़ मिलता है। 2 गाय से आप कैसे पैसा कमा रहे हैं, दूध से या क्या चीज़ से, वो बताइए कितना आ रहा है? करेक्ट। अभी मेरे पास ये 2 गाय है, एक गिर है, दोनों भी ब्रीड। ये दोनों गाय 8 से 10 लीटर दूध देती है। एक गाय 12 लीटर देती है, एक गाय 8 लीटर देती है। तो 20 लीटर दूध रोज़ होता है मेरा आज भी। और उसमें से 2 लीटर दूध हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। 18 लीटर दूध हम लोग 80 रुपये से यहाँ से बेचते हैं। एक्चुअली डायरेक्ट होम डिलीवरी 100 रुपये से देते हैं, लेकिन यहाँ से 80 रुपये में देते हैं। तो भी हमारे घर में रोज़ का 2000 रुपीज़ उससे आता है। और उस 2 गाय को 400 रुपये का रोज़ 400 रुपीज़ का खर्चा करते हैं उसमें से। अच्छा, मतलब कि अगर 400 रुपये खर्चा कर रहे हैं और उससे अगर 1800 रुपये भी आ रहे हैं तो 1200-1400 रुपये आपके नेट प्रॉफिट। सिर्फ 40 से 42,000 रुपीज़ सिर्फ गाय के दूध, गोमूत्र, गोबर से हमें मिल रहा है। मतलब अच्छा, मतलब कि सिर्फ गाय के गोबर से आप इतना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर इसमें एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। आपने बताया, सुनने में आसान लगता है कि 2 गाय से ही, क्या कोई, जैसे बहुत से लोग बाग बोलते हैं कि यार 100 रुपये में, 80 रुपये में कौन दूध खरीदता होगा, 25-25 रुपये में, 18 रुपये में मुंबई महाराष्ट्र के अंदर दूध बिका है। तो इसमें 80 रुपये में कैसे उन आदमियों को पकड़ा जाए जो खरीदते हैं? और दूसरा एक सर, क्या बेचने में दिक्कत आती है? ऐसा तो नहीं है कि, वो बताइए उसमें। किसानों को उसके बारे में बोलना पड़ेगा। क्या है A1 A2 मिल्क क्या है, उसकी थोड़ी सी जानकारी किसानों को चाहिए। एक आदमी ने खरीदना शुरू किया, वो दूध पीना शुरू किया, वो बोला साला दूध में बहुत ताकत है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। वो माउथ पब्लिसिटी लोग अपने आप करते, वो दूसरों को बोलने के बाद और कस्टमर आने लगे। जैसे जैसे कस्टमर आए, पहले एक गाय ली थी, 7-8 लीटर दूध बेचता था। 2 गाय क्यों ली कि कस्टमर बढ़ गए, इसके लिए ली। हम अच्छे हाथ धोकर गाय का दूध निकालते, उसको कॉटन के कपड़े से छान लेते, पैक करके उसके घर में देते, ना पाश्चराइजेशन करते ना होमोनाइजेशन। तो लोगों को ना पुरानी वाली टेस्ट याद आती है और अपने आप लोग खरीदना शुरू करते। इतना तो मतलब कि इतना मेहनत तो सर करना ही पड़ेगा कि कस्टमर ढूंढना है, ये नहीं घर में बैठे तो काम नहीं चलने का। करेक्ट। और दूसरा एक है
कि एक गाय से ही शुरू करना है। लोग क्या करते हैं 80 रुपये इंटू 10 लीटर, तो 800 रुपये एक गाय कमा के 100 गाय रखा तो क्या होगा। लेकिन 100 गाय रखने में क्या दिक्कत आती है, कुछ गाय को प्रॉब्लम होते हैं, दूध नहीं देती, बहुत बार ये टाइम पे नहीं आता, बहुत सारी दिक्कतें भी है। सर इतने प्रॉफिट की तो हमने बात कर ली कि कमाई इतनी हो रही है, लेकिन असल में जो किसान की बुरी हालत है वो इस वजह से भी है कि खर्चे उसके इतने ज़्यादा हो गए हैं। जैसे कि गैस पे खर्चा, घर के खाने के लिए खर्चा, साग सब्जियों के लिए खर्चा, महीने में ये मिलाकर सारी चीज़ें कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये की तो ये हो जाती है। अब इनसे कैसे निजात पाई जाए वो बताइए हमें। हम लोगों ने जैसे गाय लिया, सिर्फ गाय का दूध का पैसा ऐसा नहीं है। गाय का दूध का पैसा गाय देती है तो उसको खाना खिलाने के लिए खर्चा भी होता है, लेकिन उसकी वजह से मेरा सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ख़त्म हो गया बायोगैस का। ये बायोगैस है, रोज़ 10 से 12 किलो मैं गोबर डालता हूँ इसमें। एक गाय 15 किलो गोबर देती है, उसमें से 10 से 12 किलो डालता हूँ और 2 किलो किचन वेस्ट इसके अंदर डालता हूँ। हम लोगों का 4 लोगों का सुबह का शाम का खाना उसी के ऊपर तैयार हो रहा है, मतलब सिर्फ बायोगैस की वजह से। इसको 35,000 रुपये वन टाइम खर्चा है, मतलब इसको भी पंचायत समिति ग्राम पंचायत सब्सिडी भी देती है थोड़ा सा 10-11 हज़ार रुपये। तो मेरा बायोगैस का काम ख़त्म हो गया। घर में कोई सिलेंडर नहीं है ना चूल्हा है, तो उसके ऊपर काम हो गया। दूसरा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा फर्टिलाइज़र भी तैयार होता है। मुझे 70-80,000 का फर्टिलाइज़र लगता था केमिकल वाला पहला। जैसे मैं ऑर्गेनिक करना शुरू किया तो ये फर्टिलाइज़र भी मेरा शुरू हो गया, मतलब तो फर्टिलाइज़र का भी 70,000 रुपीज़ बच गया। मतलब एक गाय की वजह से आप घर में चूल्हे की ज़रूरत नहीं या तो कोई सिलेंडर की ज़रूरत नहीं, वो भी बच गया, फर्टिलाइज़र का भी काम हो गया। अब सर इसमें दूसरी चीज़, फर्टिलाइज़र हमने कम किया, जो लागत लगती है मतलब कि, और गैस भी कम हो गया। अब इसमें एक और जैसे तरकारी होता है या साग सब्जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे किसान को? क्योंकि मेन अगर सब्जी नहीं होगी तो पकाएगा, इसकी क्या ज़रूरत है वो बताइए। घर में तो कैसा भी करके रोज़ 40-50 रुपए की सब्जी भी लगती है, तो वो तो किसान के घर के आजू बाजू में भी थोड़ा सा जगह है तो वो एक गोबर डालकर पूरी सब्जियां तैयार कर सकता है घर में खाने के लिए। मेडिसिन के प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे मेडिसिन के प्लांट्स है ये सब सिस्टम। तो सर इसमें ये बताइए कि मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, जैसे आपका 1 एकड़ लैंड है, अब 1 एकड़ का किसान क्या सोचता है, यार मैं खुद के लिए ही उगा लूँ या दूसरों के लिए उगा लूँ, करूँ क्या असल में इसमें 1 एकड़ में? अब आप क्या बाहर से सामान खरीद रहे हैं या आप 1 एकड़ में, जैसे आपसे ही मैं जानना चाहता हूँ, लोग बाग आपका ही एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, आप बाहर से खरीदते हैं या अपने यहाँ से माल इस्तेमाल करते हैं? हम लोग पूरे लोग या मैं सिर्फ ग्रोसरी बाहर से लेता हूँ। राइस हम लोग लेते, चना लेते, थोड़ा सा गेहूँ, थोड़ा थोड़ा 1 गुंठे में 2 गुंठे में करते। बाकी का तो सब्जी बेचते, उसमें से ही हम लोग भी खाते। तो बिल्कुल हम लोग कुछ खरीदते नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ना गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मीटर के लिए 30 पैसा यूनिट से इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। पानी के लिए मेरा खुद का छोटा सा बोरवेल है, आधा इंच का पानी है, पानी बहुत कम है, इधर पानी भी कम लगता है, उसी पानी पे हम लोग चला रहे। तो मेरा महीने का खर्चा अगर आप बोलोगे तो 10-12 हज़ार रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं पूरे फैमिली का। तो इसमें मतलब कि मेन ये है कि आप जो जैसे राइस हो गया या वीट हो गया, यही बाहर से खरीद रहे हैं। जो भी तरकारी कम से कम 100-150 रुपए की तो दिन में लग जाती है, वो आप घर में ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मेडिसिनल हर्ब्स है। मेरे पूरे 1 एकड़ के बॉर्डर में फ्रूट के प्लांट है, पपीता है, बनाना है, थोड़ा थोड़ा है। पूरे साल भर मैं सीजनेबल फ्रूट भी खाता हूँ, बिल्कुल खरीदता नहीं। और सीजनेबल से जो बचेंगे वो फ्रूट सब्जी वालों को ही कस्टमर को बेचता हूँ, उसमें भी मुझे 60-70 हज़ार रुपये मिलते हैं सिर्फ बचे हुए फ्रूट को हम लोग खाकर। और सीजनेबल फ्रूट कोई भी किसान अगर खाएगा तो सीजनेबल कोई भी बीमारी नहीं आएगी। सीजनेबल बीमारियों का मेडिसिन ही सीजनेबल फ्रूट है। सर जैसे आपके पास 1 एकड़ लैंड है, अब इसमें आपने गाय भी पाला हुआ है, इसमें ये बताइए कि इतनी सारी चीज़ें आप बाहर भी भेज रहे हैं, कि गायों के लिए आप किस तरीके से चारे का उत्पादन करते हैं ताकि उनका भी पेट भरा जा सके, वो बताइए। बराबर, क्योंकि चारे के लिए वैसे ज़मीन लगती है। हमारे पास तो 1 ही एकड़ ज़मीन है, उसमें सब सब्जियां ग्रो किया है। 3 दिन जब मार्केटिंग पैकिंग होता है उस टाइम सब्जी का जो वेस्टेज निकलता है वो भी गायों को खिलाते हैं, क्योंकि वो 100% ऑर्गेनिक है गायों को भी। लेकिन गायों को तो एक गाय को 20 किलो खाना लगता है। तो 20 किलो खाना उगाने के लिए हमारे पास ज़मीन नहीं, तो मैंने हाइड्रोपोनिक फॉडर तैयार किया है। ये दुनिया में सबसे सस्ता और हाई प्रोटीन्स वाला खाना है। बहुत ईजी हम लोग इसको तैयार करते हैं, मेज से, मक्का से या गेहूँ से, ये 2 सिस्टम से हम लोग तैयार करते हैं। 8वें दिन मतलब 800 ग्राम मेज अगर डाल दिया तो 7 से 8 किलो 8 दिन में तैयार होता है। और 8वें दिन गाय को मॉर्निंग में 1 खिलाते और इवनिंग में 1 खिलाते। और दोपहर को 5 किलो ड्राई फॉडर वो खरीदते हम लोग, एक बार खरीद के रखते हैं और साल भर चलाते हैं।
मतलब ऐसा करके गाय को हम लोग 150 से 200 रुपये रोज का खर्चा कर रहे हैं। तो सर इसमें मतलब कि जो आपने बताया कि 800 ग्राम आप इसमें मक्का डालेंगे एक में, हाँ। तो वो सुबह के लिए काम आएगा और शाम के लिए 800 ग्राम वाला अलग, तो बराबर। तो रोज मतलब 1600 ग्राम से 2 किलो रोज भिगोते हैं और रोज 2 ट्रे भी निकाल के उसको खिलाते हैं। अच्छा, तो एक गाय पे कितना आपने खर्चा बताया था कि एक गाय पे कितना आ रहा है एग्जैक्टली खर्चा देने का? 160 से 200 रुपये खर्चा आता है एक गाय पे। एक गाय पे। अब सर इसका खर्चा जैसे आपने इतना लगाया है, ये खर्चा अंदाजन कुछ ऐसा तो नहीं है कि किसान ये सोचे यार इतनी लागत तो शुरुआत में ही लगाए? मान लीजिए कोई शुरुआती कर रहा है, आप तो खैर सस्टेन कर गए हैं इसमें, इकोनॉमिकली आप इतना कमा रहे हैं, आपने बिजनेस मॉडल तैयार कर दिया, लेकिन कोई नया किसान चालू करना चाहता है, ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा जितना भी पैसा है वो खाली हाइड्रोपोनिक में ही लग जाए उसका? हाइड्रोपोनिक के लिए बहुत कम खर्चा है। हम लोगों ने जब 1.5 लाख में यूनिट बनता था, हम लोगों ने 32,000 में ये बनाया, 4 गायों का खाना। अभी 4 गायों का खाना है, एक गाय के लिए तो 10-12 हज़ार में ये बनेगा, तो ये तो 20 साल तक चलेगा। तो एक बार लगाया तो खाना भी बहुत अच्छा है, 18 से 19% प्रोटीन से इसमें बहुत अच्छा हाई प्रोटीन, उसकी वजह से दूध की क्वालिटी अच्छी है। घी के लिए सबको 30-34 लीटर दूध लगता है, ये 24 से 28 लीटर दूध में ही इसका घी 1 किलो तैयार होता है। तो इसलिए चारा बहुत अच्छा है। उसका जो ऊपर का है उसमें फाइबर है, तो गाय को डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे गायों को 10 साल में कोई गोली और इंजेक्शन नहीं है, आदमी को भी नहीं है, गायों को भी नहीं है। तो इसलिए ये दूध हम लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा दूध है। इसलिए हाइड्रोपोनिक हर आदमी ने, जिसको गाय संभालना है, पहला हाइड्रोपोनिक लेना है, क्योंकि हम लोग पशु खाद्य खरीदते 20 से 22 रुपये खर्चा है उसका। अगर ये दिया जाए उसकी जगह पे तो गाय की तबीयत भी अच्छी रहती है, गाय को कोई बीमारी भी नहीं है, और दूसरा है गाय को लगाने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता फिर, क्योंकि इसमें प्रोटीन से उसकी वजह से प्रजनन क्षमता उसका बढ़ता है बच्चा होने का। तो इसके लिए ये खाना बहुत अच्छा है। सर जैसे आपने ड्रिप लगाया हुआ है, आप बोल रहे हैं कि आप जो फर्टिगेशन करते हैं वो एग्जैक्टली जब आप स्लरी यूज़ कर रहे हैं तो उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बताइए। बराबर। तो स्लरी पहला हम लोग छानते थे, कॉटन का कपड़ा ले, ये ले, 4-4 आदमी लगते थे, टाइम भी वेस्ट जाता था। मेरा लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, उसने फिर आइडिया किया कि हम लोग इसको 1 मिनट में 2 मिनट में फ़िल्टर करने का कोई तरीका करें। सब लोग 40-50 हज़ार में टैंक, फ़िल्टर टैंक बेचते, उसने 3,000 में फ़िल्टर बनाया। और इस फ़िल्टर से हम लोग जो स्लरी इसके अंदर डालते हैं और वो छान के डायरेक्ट ड्रिप से हम लोग देते, एकदम क्लीन है, ना इसमें कोई वेस्टेज है, ना कोई फ़िल्टर ख़राब होता है, ना ड्रिप ख़राब होता है। तो ये हम लोग दे रहे 10 गुंठे के लिए हर हफ्ते में 10 लीटर स्लरी और 10 लीटर पानी वेंचुरी से डायरेक्ट छोड़ते हैं। तो 1 एकड़ के लिए 40 लीटर स्लरी हर हफ्ते को हमें लगता है। उसकी वजह से बाहर का कोई फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइज़र अच्छा बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट काम रहेगा, लेकिन उसके लिए ज़्यादा लेबर नहीं डालना चाहिए। इसलिए ऑटोमेशन जैसा हाइड्रोपोनिक लड़का करता है, टाइमर सिस्टम किया पानी देने के लिए, जैसा 3 टायर का फार्मिंग शुरू किया। बहुत सारी प्रॉब्लम अभी जो लड़के आपके पढ़े लिखे वो पूरे प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर रहे हैं, बहुत कम लेबर में अभी काम कर रहे हैं। जो पावर टिलर उसने बनाया उसमें भी उसने 50 लेबर का काम 5-10 लीटर पेट्रोल में हो रहा है। मतलब 50 लेबर का अगर आप 15,000 रुपये 12,000 रुपये दे रहे, तो यहाँ पे तो वही काम सिर्फ 3,000 में 2,000 रुपये में हो रहा है। तो इसके लिए ऑटोमेशन, मशीनरी का इस्तेमाल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये पूरा काम मेरा लड़का अभी आगे जाकर कर रहा है शुरू से ही। चलिए, तो एक बार जो सर के बेटे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग के बाद वो खेती में हैं और खेती में वो ऑटोमेशन कर रहे हैं और नई नई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान भाइयों, यह वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इस वजह से इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखनी है, आप दोबारा चैनल पर जाइए।